नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये अप्रैल महीने का हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने 2 पार्ट कंपाइल करके उस वीडियो को बनाया था। तो आज हम तीसरा पार्ट जो है अप्रैल महीने का डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और प्रीवियस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा आप याद रखिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज के हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली लॉन्च्ड आरोग्य सेतु ऐप सपोर्टेड हाउ मेनी लैंग्वेजेस। हाल ही में शुरू किया गया आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। देखिए अभी हाल ही में जो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है और ये जो है 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये आरोग्य सेतु ऐप है क्या, पहले तो इस ऐप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखिए अभी जो है कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में है और कई देशों में है, लगभग सभी देशों में है। कोरोना वायरस के मामलों को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और ये ऐप जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि आप कौन से सेफ में हैं, आप कौन से जोन में हैं। आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई खतरा तो नहीं है कोविड-19 से। इस तरह से ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली इसमें अपडेट भी की जा रही हैं। अब ये 11 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये 11 भाषाएं कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई इंग्लिश, एक हो गई हिंदी, एक हो गई पंजाबी, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली, उड़िया, गुजराती और मराठी। तो ये भाषाएं आप याद रखिए। 11 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ लैंग्वेजेस आपके पास दी गई होंगी, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो आरोग्य सेतु ऐप सपोर्ट नहीं करता है। ये बेसिक सी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल अकॉर्डिंग टू 1950-1951 सेंसस। तो 1950-51 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। देखिए 1950-51 की जब आप बात करेंगे 1950-1951 की, तो 1950-51 में हिमाचल की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, वो थी 240 रुपये। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 240 रुपये यहाँ की क्या थी, प्रति व्यक्ति आय। अभी प्रेजेंटली हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो अभी प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,95,255। तो ये है अभी प्रेजेंटली हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय। तो ये प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखनी है क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में आता है और इकोनॉमिक सर्वे की हमने 2 वीडियोस डिस्कस की थी, उनमें ये सब चीज़ें हमने डिटेल से भी डिस्कस की थी। अच्छा, ये हो गया पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब जनगणना की बात हुई है ना, जनगणना काफ़ी बार हम पढ़ते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई। ये थोड़ा टेम्परेरी जनगणना थी। उसके बाद परमानेंट जनगणना हुई कब, कंप्लीट जनगणना जिसको आप बोल सकते हो, तो कंप्लीट जनगणना हुई 1881 में। तो ये जनगणना के बारे में आप याद रखिए कि कब कंप्लीट जनगणना हुई थी। 1881 में पहली बार कंप्लीट जनगणना हुई थी। अच्छा, जब पहली बार जनगणना हुई थी ना ये 1872 में, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। और जब 1881 में हुई थी तब कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये बेसिक सी जानकारी है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। देखो 1971 में जब भारत हिमाचल को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था, तो उस समय हिमाचल का जो साक्षरता दर था वो कितना था, वो था 31.96%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 31.96% उस टाइम का था। और अगर बात करें कि जब 1951 में ये जनगणना हुई थी तब उस समय हिमाचल का साक्षरता दर कितना था, तो उस समय हिमाचल का साक्षरता दर था 4.8%। ये भी आप याद रखिए, 4.8% उस टाइम था। अगर आप बात करेंगे प्रेजेंटली हिमाचल का साक्षरता दर कितना है, तो प्रेजेंटली हिमाचल का साक्षरता दर जो है वो है 82.80। ये काफ़ी टाइम हमने रिवाइज कर लिया है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा 82.80
1980, ये हो गया प्रेजेंटली। तो ये हमने साक्षरता दर के बारे में जाना। अभी कितना है, 1971 में कितना था और 1951 में कितना था। ये बेसिक सी चीज़ें हैं साक्षरता दर के बारे में, पता होनी चाहिए आपको। और सेंसस कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, ये मैंने आप सब आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहारा योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सहारा योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए सहारा योजना किससे संबंधित है। सहारा योजना जो है वो संबंधित है इससे, हेल्थ सेक्टर से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ 38 ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट। 1938 में ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, तो ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी लुधियाना में। लुधियाना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो स्टेट भी है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी 17 दिसंबर 1927 को। तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, तो सर हारकोर्ट की अध्यक्षता में इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी। अच्छा, ये तो होगी इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है इसका ये लुधियाना जो सेशन इसका हुआ था। तो इसके बारे में देखो, अगर आप गिराज पत्रिका के थ्रू जाएंगे तो गिराज पत्रिका में दिया गया था कि 1938 में ये सेशन हुआ है। परंतु अगर आप बुक के थ्रू जाएंगे तो बुक पर दिया गया है कि 15-16 फरवरी 1939 यहाँ पर दिया गया है। 1939 को लुधियाना में जो था वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सेशन जो था वो हुआ था। और इस सेशन की अध्यक्षता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ये 2 सेशन इसके हो गए। तीसरा सेशन कब हुआ था इसका, तीसरा सेशन इसका 1945 में हुआ था। 1945 में इसका सेशन कहाँ पर हुआ था, तो 1945 में इसका सेशन जो था वो उदयपुर में हुआ था। तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आई थिंक यहाँ पर बेटर होगा कि अगर हम 1939 मानकर चलें, क्योंकि बुक में जो था वो 1939 दिया गया है। तो आई थिंक बुक की बात माने तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। 1939 हम मानकर चलेंगे, 1938 को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग में हिमाचल को कितना वार्षिक अनुदान देने की सिफारिश की गई है। देखिए यहाँ पर देखिए 15वां वित्त आयोग जो है उसमें हिमाचल को जो है वो 19,309 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये 19,309 करोड़ रुपया देने की सिफारिश की गई है वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग में। तो 15वें वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। तो याद रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो है एन.के. सिंह। इनके चेयरमैन आप याद रखेंगे। और कौन सा वित्त आयोग चल रहा है ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये तो 15वें वित्त आयोग के बारे में हो गया। अगर 14वें वित्त आयोग की आप बात करेंगे तो 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे। 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी जो थे इसके चेयरमैन थे। ये आप याद रखें 14वें वित्त आयोग के बारे में। तो ये 15वें और 14वें वित्त आयोग के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई थी। इनका निधन कब हुआ था, इनका निधन जो था वो हुआ था 1956 में। 1956 में इनका निधन हुआ था और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। अब देखो B.R. अम्बेडकर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी पता होनी चाहिए। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। B.R. अम्बेडकर के बारे में आप याद रखिए कि इनको जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो थी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1924 में की थी। और ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। परंतु हिंदू कोड बिल पर इनका विवाद जो था वो नेहरू जी के साथ था और इनको रिजाइन करना पड़ा था। इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद अक्टूबर 14 1956 को जो था ये इन्होंने अपना जो रिलीजन था वो कन्वर्ट कर लिया था। ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ये बुद्धिस्ट बन गए थे। और उसके बाद दिसंबर 6 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। तो ये आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में याद रखिए। इनके बारे में पूछ लिया जाए, बेसिक सा मैंने बता दिया आपको।
इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बेसिक्स आप इनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट यहाँ पर है अमाउंट गिवन अंडर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता स्कीम के तहत कितना अमाउंट दिया जाता है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता स्कीम के तहत जो है वो दिया जाता है 1500 रुपया। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1500 रुपया प्रति महीना ये दिया जाता है, ये भी आप याद रखिए। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि स्कीम इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये स्कीम की लिस्ट है, यहाँ पर आप देखिए सबसे नीचे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम। इसमें जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के 80% से अधिक दिव्यांग जो हैं या बीपीएल से संबंध रखते हैं उनको 1500 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। इसके बाद एक और स्कीम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। इसमें जो है वो 40 वर्ष से अधिक की आयु की विधवाओं को जो बीपीएल से संबंध रखती हैं उनको 850 रुपया प्रति माह दिया जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 60 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है उनको 850 रुपया दिया जाता है, और 70 वर्ष से अधिक आयु जिनकी आय बिना किसी सीमा के उन लोगों को दिया जाता है 1500 रुपया। तो ये आप याद रखिए, ये जितना भी है ना ये सभी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीडीएफ से आपको ये मिल जाएगा। एक और देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानिए। देखिए वृद्धावस्था पेंशन क्या है। वृद्धावस्था पेंशन में 60 से 70 वर्ष के जो वृद्ध हैं और जिनकी आय 35,000 से कम है उनको 850 रुपया प्रति माह दिया जाता है, और वे बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और उनको कोई भी आय सीमा नहीं रखी गई है उनको 1500 रुपया दिया जाता है, ये याद रखें। तो ये स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस भी कर ली। बाकी आप देख भी सकते हैं, एक नज़र डाल सकते हैं। मैक्सिमम स्कीम्स में जो है वो 850 रुपया प्रति माह दिया जाता है, और अगर 70 वर्ष से ऊपर है तो 1500 रुपया प्रति माह दिया जाता है, ये आप याद रखिए, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन स्कीम के बारे में। ये था इस स्कीम के बारे में। देखो आजकल जो है ना वो आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, आपको पता है। तो आजकल जो है इस जो गिराज पत्रिका है, गिराज पत्रिका में ज़्यादा हिमाचल के करंट अफेयर्स आ भी नहीं रहे हैं। तो हिमाचल के करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं तो हिमाचल की हिस्ट्री भी इसमें आती है, तो हिस्ट्री को भी हम ऐड कर रहे हैं। और हिमाचल के और जितने भी अदर नेशन के करंट अफेयर हमारे बनते हैं उन सभी को हम गिराज पत्रिका से ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये करंट अफेयर्स हो गया। आपके लिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइए। देखो अभी जिन लोगों ने जो था वो गिरिराज की डिस्कशन कंप्लीट करनी थी, तो गिरिराज की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अभी ये WHO की फंडिंग जो है वो न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, तो ये हम समझेंगे। तो जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर WHO की बात हो रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका एम क्या है, ये एम इसका ये है कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री हैं उन सभी को जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी समस्या आती है तो उसके रिगार्डिंग हेल्प इनको दी जाएगी कंट्रीज़ को। तो ये इसका एक हल्का सा हमने देखा कि क्या था। अब इसकी फंडिंग को लेकर क्वेश्चन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग जो है वो रोक देंगे। अच्छा, अब क्यों इस बात का फ़र्क पड़ता है, WHO की फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप जब यूनाइटेड स्टेट रोक देगा तो क्यों WHO को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि WHO में जो है वो यूनाइटेड स्टेट सबसे अधिक फंडिंग जो है वो करता है। इसकी फंडिंग का क्या मामला है, इसकी फंडिंग जो है वो 2 तरीके से होती है। तो ये 2 कौन कौन से तरीके हैं, ये तरीके हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी फंडिंग होती है। देखो 2 तरीके से इसकी फंडिंग होती है। एक तो होती है इसकी मेंबर ड्यू करके ना, और दूसरी होती है वॉलंटरी फंडिंग। तो ये 2 तरीके से इसकी फंडिंग होती है। तो इन 2 तरीकों से फंडिंग इसमें की जाती है। अगर यूनाइटेड स्टेट की आप बात करेंगे तो अबाउट 20% फंडिंग जो है ना WHO की वो यूनाइटेड स्टेट ही करता है। तभी इससे जो है वो काफ़ी फ़र्क देखने को पड़ रहा है कि WHO भी कंसर्न है कि अगर इनकी फंडिंग रोक दी गई तो काफ़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर आएगी। अब क्यों जो है वो फंडिंग को रोका जा रहा है, फंडिंग को इसलिए रोका जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि WHO ने जो है वो चाइना की साइड ली है और कोरोना वायरस को लेकर जल्दी स्टेप नहीं उठाया है, थोड़ा
डिले इसमें कर दिया है, उन्होंने एक्टिवनेस नहीं दिखाई है, इसीलिए जो है इसको रोका जा रहा है। तो ये WHO की फंडिंग के बारे में हो गया कि यूनाइटेड स्टेट कितना % कंट्रीब्यूट करता है इसमें। तो अबाउट 20% जो है वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा फंडिंग की जाती है WHO में। और चाइना के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसीलिए WHO की फंडिंग को रोकने की बात भी कही जा रही है। ये हमने जाना। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ये भी याद रखिए। तो ये फंडिंग के बारे में मैंने बेसिक समझा, इतना सा ही काफ़ी है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए क्रिटिकली आप एनालाइज कर सकते हो इसको। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड स्टेट कितनी फंडिंग करता है, तो इस तरह का डाटा भी आप दे सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।